हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 यानी कि प्राथमिक शिक्षक के लिए जो संयुक्त काउंसलिंग होनी है उसके दिशा निर्देश आपके जारी हो चुके हैं कि किस तरह के इसकी प्रोसेस रहेगी काउंसलिंग की। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जो ये काउंसलिंग है वो संयुक्त होगी या अलग अलग होगी। ठीक है, तो आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे कि हम टीआरसी एमपी ऑनलाइन में जो प्राथमिक शिक्षक का पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो आपकी प्राथमिक शिक्षक की काउंसलिंग होगी वो क्या होगी, संयुक्त काउंसलिंग होगी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक संयुक्त काउंसलिंग। इसके अलावा अब इसके दिशा निर्देश की बात करते हैं तो अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है और इन्होंने दिशा निर्देशिका दे दी है प्राथमिक शिक्षक की। दिशा निर्देश का मतलब आपका जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो इसमें पूरी प्रोसेस बताई जाएगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपका, ये इसमें प्रोसेस होगा। इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे या फिर पहले लिस्ट आएगी। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो हम जो दिशा निर्देशिका है इसको डाउनलोड करके इसमें पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इसमें। ठीक है, इसमें पहले लिस्ट आने वाली है या फिर पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे जैसा वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग में हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी के लिए ना आपको वीडियो के अंत तक जरूर रहना होगा। फुल प्रोसेस आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह से इसकी काउंसलिंग होगी। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जरूर इस चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए डाउनलोड कर लिया हमने इसको। ठीक है, ये जो आपकी दिशा निर्देशिका है ऑलरेडी डाउनलोड है। इसको हम ओपन करके इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ये रही आपकी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की निर्देशिका। तो इसमें क्या क्या नियम है, इनमें प्रोसेस क्या है काउंसलिंग का, इन सभी पॉइंट पे बात करते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर पाए गए आवेदकों के काउंसलिंग के लिए निर्देशिका। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन, इसे आगे भर्ती नियम 2018 उल्लेखित किया गया है में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। ठीक है, यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक इतने दिनांक 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी। अब इसमें आपको जो शैक्षणिक अर्हता चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बात कि जितने बीएड वाले स्टूडेंट थे तो उन लोगों को डाउट था कि क्या बीएड वालों को एमपी टेट वर्ग 3 की काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, एमपी टेट वर्ग 3 ने दिशा निर्देश जो दिए हैं उसमें देख लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को भी अलाउ किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए, ये रही शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएं। भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, कौन कौन सी ये चीज़ देख लेते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2021-22 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, यानी कि आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। कम से कम 50% प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष चाहिए। कहने का मतलब आपका क्या होना चाहिए, हायर सेकेंडरी होनी चाहिए और डीएलएड या डीएड होना चाहिए।
इस या फिर आपके पास इसके अलावा क्या होना चाहिए, 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना आवश्यक होगा। ठीक है, यानी कि इसमें बीएड वालों को लिया जाएगा, बीएड वालों की काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। बस उनके लिए एक शर्त है कि जब भी आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है उसके 2 वर्ष के अंतर्गत आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा आपको 2 साल के बाद बाहर किया जा सकता है। इसके बाद या तो 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या फिर आपका डीएलएड बीएलएड जो भी है वो होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय की स्नातक उपाधि जो बीएलएड होता है वो कैंडिडेट भी एलिजिबल है। इसके अलावा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए। इसके अलावा या तो आपकी स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए, यानी चाहे आपका डीएलएड हो, डीएड हो और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये कैंडिडेट भी क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये नोट में क्या दिया हुआ, आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्थकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। यानी कि जहाँ पर 50% लिखा है आपकी 45% है। अगर SC ST और विकलांग कोटे से है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता में डीएलएड बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक है। विज्ञापन दिनांक को अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, विज्ञापन दिनांक को अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। अब आयु सीमा चलो देख लेते हैं। जो पुरुष आवेदक है यानी कि मेल कैंडिडेट है, अधिकतम आयु 43 ईयर है और जो आपकी न्यूनतम एवं अधिकतम आयु काउंट की जाएगी वो 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें महिलाओं को 50% का रिजर्वेशन है और भूतपूर्व सैनिकों को कितना है, 10% का। अब बात करते हैं परिवीक्षा एवं वेतन की। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा यानी शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम की संशोधित अधिसूचना दिनांक 24/12/2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही वही पॉइंट ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी निर्देशिका है, तो जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वही वही चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये है, कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो किसी सेवा या पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। यह प्रक्रिया विभाग के आदेश क्रमांक इतने 28/8/2018 में संशोधन पत्र दिनांक 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी, जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम
सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा। इसके बाद अन्य नाम अवरोही क्रम में दर्शाए जाएंगे, यानी कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं उसको सब टॉप में रखा जाएगा। उसके बाद नीचे जो उनसे कम वाले या फिर उससे कम वाले नंबर वाले स्टूडेंटों के नाम आएंगे। इसके अलावा है, इस निर्देशिका के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास अथवा अंतर पाए जाने की स्थिति में मूल अधिनियम अधिसूचना निर्देश ही मान्य होंगे। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम तथा अद्यतन निर्देशों का अध्ययन कर लें। समस्त अभिलेख MP ऑनलाइन के पोर्टल mptrc.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। ये आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी trc.mponline.gov.in पर। जो प्रक्रिया की शुल्क होगी वो होगी जनरल वालों के लिए 200 और SC ST OBC और हैंडीकैप बच्चों के लिए होगी 150 रुपये। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में कोई समस्या आती है या कुछ जानना चाह रहे हैं उसके समाधान के लिए तो MP ऑनलाइन के कॉल सेंटर इस नंबर पर आप 8:30 बजे सुबह से 8:30 बजे रात्रि तक कॉल करके वहां से बात कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के जो चरण हैं उनको अच्छे से देखिए। अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी कि जिस तरह से वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग हुई है, जैसे उसमें पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए गए हैं आपकी सेकेंड काउंसलिंग में, तो क्या वर्ग 3 में भी आपके पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए जाएंगे या पहले लिस्ट दी जाएगी? ठीक है, तो चलिए देखते हैं चयन प्रक्रिया। पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे विद्यार्थी या अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में निर्धारित दिवस सत्र में कार्य किया है, वे अपनी प्रविष्टि MP ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अतिथि श्रेणी में होने की पुष्टि सत्यापन करते हुए अभ्यर्थी अतिथि श्रेणी के सामने यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते हैं उनसे इस चरण में कोई कार्यवाही की अपेक्षित नहीं है। यानी कि जिन लोगों ने अतिथि शिक्षक में पढ़ाया है और उनके 200 दिन तथा 303 सत्र पूरे हैं, वो लोग ऑप्शन आएगा वहाँ पे यस और नो का कि क्या आप अतिथि शिक्षक का एक्सपीरियंस है, तो आपको यस पर टिक कर देना है। इसके बाद आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या रहेगा, तदुपरांत राज्य स्तर से MP ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले क्या है, कट ऑफ बना करके आपकी एक लिस्ट आएगी कि किन किन बच्चों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने हैं। इसमें पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बाद में अपलोड होंगे। पहले क्या हो जाएगी, आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग सूची जारी की जाएगी। यह सूची पश्चातवर्ती तिथियों में विहित प्रक्रिया के आधार पर संबंधितों के दस्तावेजों के सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के अध्ययन होगी। सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर पाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पहले लिस्ट आएगी, जिन बच्चों का लिस्ट में नाम होगा उन्हीं लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे उन्हें निर्धारित फीस जमा कर MP ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड करना होगा। कहने का जो दस्तावेज सत्यापन सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम आएंगे उन्हीं को क्या करना है, दस्तावेज अपलोड करना है। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थियों को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वो किस डिस्ट्रिक्ट में करवाना चाह रहे हैं, ये आपको फिल करना होगा। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के चयन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण का होगा। अगला इसका चरण क्या होगा, तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी सहायक आयुक्त कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ 3 सेट ले जाने होंगे। यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका 3 सेट बनाना है और स्वप्रमाणित भी करके
ले जाना है। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी, जिसमें एक रेफरेंस नंबर होगा। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की जाएगी। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद एक चयन सूची जारी की जाएगी। ठीक, अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पद स्थापना संबंधी विकल्प चॉइस फिलिंग भरनी होगी। पद स्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग दोनों की शालाएं सम्मिलित होंगी। यानी कि जो लिस्ट होगी आपकी चॉइस फिलिंग की, उसमें आपके जनजातीय कार्य विभाग के स्कूल और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों के स्कूल होंगे। ठीक है, तो आपका जो जनजातीय कार्य विभाग है उसमें TWD अथवा SED लिखा होगा। ठीक है, स्कूल के आगे TWD अथवा अभ्यर्थी दोनों विभागों की शालाओं अथवा किसी एक विभाग की शाला का चयन कर सकता है, किंतु मेरिट क्रम में उसे जो विद्यालय आवंटित होगा वह विद्यालय जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं होगा, अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे न्यूनतम 50 विकल्प चयन करें तथा अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें, अन्यथा मेरिट एवं जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियों में क्रम उन्हें विकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उनकी पद स्थापना की जाएगी। सिर्फ चॉइस फिलिंग के आधार पर अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे विकल्प अनुसार ही पद स्थापना दी जाए। समस्त अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि वे समस्त दस्तावेज यथा जाति, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण संबंधी अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाने की तिथि के पूर्व ही अपने स्तर पर तैयार रखेंगे। सभी अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट जो हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसमें देखो महत्वपूर्ण गतिविधियां होनी क्या है। स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन MP ऑनलाइन के पोर्टल trcmponline.gov.in पर निर्देशिका, रिक्तियां, सुसंगत नियम, अधिनियम तथा निर्देशों को अपलोड करना। अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन। MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन सूची, अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज अपलोड करने हेतु सूची को अपलोड करना। दस्तावेज सत्यापन सूची के अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना। तो इनकी अभी डेट नहीं दी गई है इसमें। ठीक है, जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची का प्रकाशन कब होगा, अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन करने की डेट क्या होगी, नियुक्ति आदेश जारी करने की डेट क्या होगी, ये अभी मेंशन नहीं किया है इन्होंने। जैसे लिख दिया, उपरोक्त तिथियां अनुमानित हैं तथा किसी भी समय आवश्यकता होने पर परिवर्तित की जा सकेंगी, लेकिन इन्होंने दिशा निर्देश में क्या है मेंशन ही नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके दिशा निर्देश हो गए वर्ग 3 काउंसलिंग से रिलेटेड। अगर इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, तो आपके डाउट जरूर क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।